This is Girijesh Kumar Mal, lecturer in English in Sri Gandhi Vidyalaya Inter College, Basharawa, Raebareli. Dear students, can you think of any scientists who also have been statesmen? क्या आप किसी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं जो राजनेता भी रहा हो? Yes, he is Dr. APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और ये 27 जुलाई 2015 में एक्सपायर हुए थे। He was an Indian scientist and administrator who also served as the 11th President of India from 2002 to 2007। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनको भारत रत्न से बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए थे। ये जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ये इनकी फेमस आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर से ली गई है। इस चैप्टर में इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। इन्होंने इस चैप्टर में अपने बचपन की फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, फैमिली बैकग्राउंड और इनके प्रति शिक्षक, इनके गुरु की क्या सोच थी, ये सारी चीजों का इन्होंने स्पष्ट तरीके से जिक्र किया है। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर माई चाइल्डहुड, written by Dr. APJ Abdul Kalam. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. Erstwhile यानी कि फार्मर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने बचपन की यादें शेयर करते हुए बताते हैं कि उनका जन्म रामेश्वरम द्वीप समूह, जो पहले मद्रास स्टेट हुआ करता था, वहां के एक मध्यम वर्गीय तमिल फैमिली में हुआ था। अब रामेश्वरम का लोकेशन देख लीजिए। ये जो मैप है इसमें यहाँ पे देखिए, ये रामेश्वरम बिल्कुल एकदम तमिलनाडु से कट के एकदम एक द्वीप समूह है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। माई फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. एपीजे बताते हैं कि उनके पिता जैनुलाब्दीन न तो बहुत ज्यादा शिक्षित थे और न ही धनी थे, लेकिन इन कमियों के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद, इन कमियों के बावजूद भी वो जन्मजात यानी कि सामान्य रूप से बुद्धिमान थे और उनके अंदर उदारता की भावना, सच्ची उदारता थी, उदारता की भावना भी थी, ट्रू जनरसिटी थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। हेल्पमेट मीन्स होता है सपोर्टिव, यानी कि मेरी माता जी के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण था, उनके अनुसार मेरी माताजी उनका बड़ा सपोर्ट करते थे। यानी कि मेरी माताजी जैसी होनी चाहिए, एक स्त्री को जैसी होनी चाहिए, उसी के अनुरूप उनके लिए मेरी माताजी थी, काफी उनकी सपोर्ट करते थे, मदद करते थे, हर चीज में उनके साथ खड़ी रहती थी। मेरी माताजी क्या नाम था? आशियामा। आई डू नॉट रिकॉल द एक्सैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे। अब अपनी माताजी के बारे में बताते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि मुझे याद नहीं है ठीक से कि मेरी माताजी प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन कराती थी। इतनी उदार थी, इतनी दयालु महिला थी कि मुझे याद नहीं है कि कितने लोगों को पर डे भोजन कराती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर
more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. लेकिन मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि मेरी फैमिली में, मेरे परिवार के जितने लोग भोजन करते थे, उससे ज्यादा लोग बाहरी ऐसे थे जो साथ में भोजन करते थे। यानी कि घर के जितने लोग भोजन करते थे, उससे ज्यादा बाहरी लोग हमारे वहां खाना खाते थे। I was one of many children. A short boy with rather undistinguished मतलब ordinary and common looks, born to tall and handsome parents. के पीछे बताते हैं कि मैं कई बच्चों में से, यानी कि एक्चुअली 3 भाई 1 बहन थे, तो उनमें से एक थे, कद काठी इनकी जो थी वो छोटे कद के थे और एकदम सामान्य से दिखते थे, एकदम बिल्कुल खूबसूरत नहीं थे, साइज इनकी छोटी थी। लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहते हैं कि born to tall and handsome parents, मैं ऐसे माता पिता की संतान था कि जो लंबे थे, हैंडसम थे, खूबसूरत भी थे। लंबे और खूबसूरत माता पिता होने के बावजूद मेरी कद काठी छोटी थी और मैं एक सामान्य सा बालक दिखता था। We lived in our ancestral house, हम अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। एंसेस्ट्रल यानी कि पुश्तैनी मकान, which was built in the middle of the 19th century, यानी कि हम लोग अपने पुश्तैनी मकान में, जो कि 19वीं सदी के मध्य में लगभग बना हुआ था, उसमें रहते थे। It was a fairly large पक्का हाउस, यह एक बड़ा सा पक्का मकान था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, जैसा कि आप जानते हैं कि पक्का मकान वो होता है जो ब्रिक से, सीमेंट से बना होता है। लेकिन चूंकि मिडिल 19th सेंचुरी में मकान बना हुआ था, तो यहाँ पे बताते हैं एपीजे कि इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स, यह एक बड़ा सा पक्का मकान था जो चूने, लाइम स्टोन होता है चूना, जो लाइम स्टोन और ब्रिक से बना हुआ था। और यह कहाँ पे स्थित था? इट वॉज सिचुएटेड ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ये रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली गली थी उसी पे बना हुआ, यानी कि मस्जिद वाली गली में हमारा एक पुश्तैनी पक्का मकान था, उसी में हम लोग रहते थे। माई एस्टर फादर, एस्टर मींस होता है संयमी, सिंपल, स्ट्रिक्ट। अपने पिताजी के क्वालिटीज के बारे में बताते हुए बताते हैं एपीजे कि माई एस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे जो सिंपल, साधारण लेकिन स्ट्रिक्ट, सख्त रहने वाले पिताजी, जो अनावश्यक चीजें थी, जो अनावश्यक भोग विलासिता, यानी कि जो ऐसी चीजें जिनके बगैर हमारा काम चल सकता है, उन चीजों से बचते थे, अवॉइड करते थे। दिखावा नहीं था बिल्कुल उनके अंदर। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन जो आवश्यक चीजें थी जीवन की, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ, लेकिन जो आवश्यक चीजें थी जैसे भोजन हुआ, दवाएं हुई, कपड़े हुए, ये हमारे वहां पे आराम से मिल जाता था। यानी हमारी जो आवश्यकता की चीजें थी वो हमारे वहां थी। इन फैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, सिक्योर मींस होता है सेफ, चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। यहां पे एपीजे बड़ी स्पष्ट रूप से देखिए अपने बचपन के समय को बताते हैं। कहते हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा बचपन था वो बड़ा ही सिक्योर था, सेफ था, दोनों दृष्टिकोण से, चाहे मटेरियली यानी कि भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी जैसे भोजन, कपड़ा, दवाएं, ये जो आवश्यकता वाली जो चीजें थी वो हमको आसानी से मिल जाती थी, और इमोशनली यानी कि मेरे परिवार में मुझे स्नेह, प्रेम, ये सब कुछ मिलता था। और क्या चाहिए बच्चों को? खाने पीने की चीज मिल जाए, घर में प्यार मिले, स्नेह मिले, तो ये सारी चीजें उनको मिल जाती थी। A second world war broke out in 1939 when I was 8 years old. एपीजे बताते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया।
उस समय उनकी उम्र केवल 8 साल थी, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन 1931. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. करें कारण चाहे जो भी हो, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि अचानक मार्केट में टैमरिंड सीड यानी इमली के बीज की डिमांड क्यों बढ़ गई. एक्चुअली इमली का बीज ये जो है देखिए यहाँ पे एक प्रकार का फल होता है जो पेड़ पे उगता है. तो उस समय इमली के बीज को रोस्ट करके गाड़ियों में, कार्स में, ट्रक वगैरह में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था. तो अचानक इसका डिमांड बढ़ गया. एपीजे बताते हैं कि आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. ये क्या करते थे, इमली के बीज को इकट्ठा करते थे और उसको ले आके बाजार में दुकान पे बेचते थे. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. Anna, it is one kind of coin, एक प्रकार का सिक्का है जो उस समय चलता था, जो लगभग 6 पैसे के बराबर होता था. एंड प्रिंसली सम माना होता है एक ग्रांड अमाउंट यानी शानदार रकम. कह रहे कि पूरे दिन जब मैं इमली के बीज को कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था, उसको बेचता था, तो मुझे 1 आना मिलता था. 1 आना हालांकि बहुत थोड़ी रकम थी, लेकिन मेरे लिए उस समय बड़ा शानदार अमाउंट था. आगे देखते हैं. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर which I would later attempt to trace in the headlines of दीनामणि. दीनामणि एक्चुअली प्रतिदिन संपादित होने वाला तमिल एक न्यूज़पेपर हुआ करता था. तो कहते हैं कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे युद्ध के बारे में कहानी सुनाते थे, युद्ध के बारे में आके बताते थे, जिसे मैं उस न्यूज़पेपर में, दीनामणि न्यूज़पेपर में ढूंढता था जाकर. आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. आइसोलेटेड यानी कट ऑफ, बिल्कुल अलग, सेपरेट. जो मेरा एरिया था वो बिल्कुल अलग था, यानी कि मेरे क्षेत्र में युद्ध का कोई प्रभाव नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि इनका जो था एरिया वो बिल्कुल एकदम द्वीप समूह था, हट के रेजिडेंशियल एरिया से बिल्कुल अलग था, इसलिए वहां पे युद्ध का कोई असर नहीं था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उनके एरिया में कोई प्रभाव नहीं था. बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस. एलाइड फोर्सेस यानी कि द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड. इनका एरिया हालांकि युद्ध से प्रभावित नहीं था, लेकिन जल्द ही उस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी सम्मिलित हो गया और भारत की सेनाएं संयुक्त सेनाओं में, यानी कि जिसमें यूके की, यूएसए की और रशिया की सेनाएं मिलकर के लड़ती थी, उसमें भारत भी सम्मिलित हो गया और कुछ आपातकालीन जैसे माहौल की घोषणा कर दी गई. फिर क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? द फर्स्ट कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मीन्स होता है लॉस या प्रभाव, इंपैक्ट आप कह सकते हैं, केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन. सस्पेंशन होता है निलंबन या आप स्टॉप भी कह सकते हैं, रुक जाना, खत्म कर दिया जाना, ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. रामेश्वरम स्टेशन यानी कि यहाँ पे देखिए पहला प्रभाव क्या हुआ, आपातकाल घोषित होने के बाद पहला प्रभाव क्या हुआ कि ये जो रामेश्वरम में यहाँ पे आकर के जो ट्रेन हाल्ट करती थी, रुकती थी, तो अब ट्रेन का जो यहाँ पे रुकना था उसको बंद कर दिया गया. यानी कि अब जो इंडिया से जो ट्रेन आती थी वो रामेश्वरम में न रुक करके सीधे यहाँ पे धनुषकोडी में आकर के रुकती थी. फिर उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव यह हुआ कि जो ट्रेन रामेश्वरम में रुकती थी, तो जो रामेश्वरम में उतर करके लोग बिजनेस वगैरह करते थे, अब वो जब ट्रेन ही नहीं वहां पे रुकती थी तो फिर वो बिजनेस बंद होने लगा. फिर क्या हुआ?
The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. अब जो न्यूज़पेपर रामेश्वरम स्टेशन पे उतर जाता था, अब जब चूंकि ट्रेन ही नहीं रुक रही थी तो फिर उतरे कैसे? फिर लोग क्या करते थे कि रामेश्वरम रोड पे स्टेशन के आसपास लोग न्यूज़पेपर का बंडल बना करके और फेंक देते थे। फिर क्या हुआ? That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for the helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. अब इसका परिणाम हुआ कि जो मेरा एक चचेरा भाई था शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर वगैरह बेचा करता था, अब उसे एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता पड़ी कि जो जब ट्रेन से न्यूज़पेपर फेंका जाए तो उसको रोक, उसको ले सके। तो उसको एक सहयोगी की आवश्यकता पड़ी। एंड आई फील्ड द स्लॉट फिट इनटू अ प्लेस इजली। और ये जो एक व्यक्ति की जो आवश्यकता उसको महसूस हुई तो उस कमी को मैंने पूरा कर दिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस। इस प्रकार शमसुद्दीन ने मेरी पहली मेहनताना, पहली मेरी कमाई करवाई, यानी कि पहली बार पैसा कमाने में शमसुद्दीन ने मेरी मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, एपीजे बताते हैं हाफ ए सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100 years, हाफ मतलब 50 years। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड in earning my own money for the first time। एपीजे बताते हैं कि 50 साल बाद भी, जैसा आज भी मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने अपनी बदौलत जब पैसा कमाया, मुझे पहली बार मेहनताना वेक्स मिला, तो अचानक मुझे एक अजीब किस्म की आत्मसंतोष की अनुभूति हुई, गर्व का अनुभव हुआ। पहली जो कमाई हमारी रही उससे मुझे आत्मसम्मान की फीलिंग हुई। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? फिगर्स ऑफ अथॉरिटी यानी अ पर्सन हु हैज अथॉरिटी ओवर अनदर पर्सन, अ पर्सन हु हैज द पावर टू गिव ऑर्डर्स और मेक डिसीजन। एपीजे बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा जो पैदा होता है ना, वो विरासत के रूप में कुछ क्वालिटीज लेके आता है, उसको कुछ इनहेरिटेड विरासत के रूप में कुछ क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त। अमूमन जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक, उसका सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, इमोशनल बैकग्राउंड यानी कि उसके परिवार में उसको स्नेह प्रेम मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारी चीजें। और ये धीरे धीरे जो फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा वो ट्रेंड किया जाता है। अब किसी भी चाइल्ड के लिए फिगर्स ऑफ अथॉरिटी कौन हो सकते हैं? माता पिता हो सकते हैं जो उनके बारे में डिसीजन ले सकें, जिनका उनके बच्चे के ऊपर नियंत्रण रहता है। पहले तो माता पिता हुए, और दूसरे कौन फिगर्स ऑफ अथॉरिटी हो सकते हैं? टीचर हो सकते हैं। तो एपीजे बताते हैं कि प्रत्येक बच्चे का जो माहौल होता है, चाहे वो सोशल माहौल हो, चाहे आर्थिक एटमॉस्फेयर हो, चाहे इमोशनल हो, उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो विरासत के रूप में लेकर के आगे बढ़ता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैं यानी कि एपीजे बताते हैं कि मुझे मेरे पिताजी से विरासत के रूप में, एक पैतृक विरासत के रूप में
क्या मिला? ईमानदारी मिली, ऑनेस्टी मिली। और क्या मिला? सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। यानी कि मुझे पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्म अनुशासन प्राप्त हुआ। एंड फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और माताजी से क्या मिला? अच्छाई में विश्वास, गुडनेस, गुडनेस देखिए यहां पे, अच्छाई में विश्वास एंड डीप काइंडनेस, और दयालुता, जिसका प्रभाव इनके पूरे जिंदगी में। तो कह रहे हैं पिताजी से तो मुझे ईमानदारी और आत्मानुशासन प्राप्त हुआ, और माताजी से अच्छाई में विश्वास करना और दयालुता में विश्वास करना, ये गुण मुझे मिले। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और ये सारे क्वालिटीज, ये सारे गुण मेरे तीनों भाइयों को भी और बहन को भी मिला। फिर क्या? आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाश। All these boys were from orthodox, very orthodox नहीं होता है, एकदम very strict, रूढ़वादी जिसको बोलते हैं, कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली। As children, none of us ever felt any differences among us ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramanandan Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple, just like यहाँ। अब यहां देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का जो बचपन था वो बड़ी सादगी के साथ व्यतीत हुआ। ये विरासत के रूप में पिताजी से ईमानदारी और आत्म अनुशासन प्राप्त किए थे। माताजी से क्या मिला था इनको? अच्छाई में विश्वास और दयालुता। इनके भाई बहनों को भी वही मिला। कह रहे हैं आगे कि आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में 3 घनिष्ठ मित्र थे। कौन कौन? रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये 3 इनके घनिष्ठ मित्र थे। हालांकि ये तीनों जो लड़के थे वो एक कट्टर हिंदू, अलग अलग कट्टर हिंदू परिवार से आते थे, वेरी स्ट्रिक्ट। तीनों ब्राह्मण परिवार से आते थे तीनों। लेकिन एज चिल्ड्रेन none of us ever felt any differences among us ourselves because of our religious differences. धार्मिक आधार पे, भाई ये मुस्लिम थे और वो कट्टर ब्राह्मण ठहरे, तो धार्मिक आधार पे तो बिल्कुल अलग अलग थे। लेकिन बताते हैं कि हमने बचपन में कभी भी भेदभाव आपस में महसूस नहीं किया। हम लोग बहुत ही एकता के साथ रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था। इनफैक्ट और वास्तव में जो रामानंदन शास्त्री था, रामानंदा शास्त्री जो थे, ये जो रामेश्वरम मंदिर था उसके एक बड़े प्रतिष्ठित पुजारी के पुत्र जिनका नाम पक्षी लक्ष्मण शास्त्री था, उनके ये लड़के थे। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि रामानंदा शास्त्री के पिता रामेश्वरम मंदिर के एक बहुत ही उच्च कोटि के पुजारी थे। एक ब्राह्मण होने के बावजूद इनकी घनिष्ठ मित्रता एपीजे अब्दुल कलाम से थी। चलिए आगे देखते हैं। लेटर, बाद में क्या हुआ भाई? ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में जो हमारा मित्र था, कौन? रामानंदा शास्त्री, ये उसी रामेश्वरम टेम्पल में अपने पिताजी के स्थान पे पुजारी हो गया, प्रीस्ट हो गया। और अरविंदन जो था वो went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। जो तीर्थयात्री आते थे
रामेश्वरम मंदिर, उनको ले आने ले जाने के व्यवसाय में ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया, ट्रांसपोर्टर का काम करने लगा। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। और तीसरा जो मित्र था शिव प्रकाशन, वो दक्षिण के रेलवे स्टेशन कैटरिंग का काम देखने लगा। कैटरिंग यानी कि जो खाने पीने वाली चीजों की व्यवस्था करते हैं, तो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करने लगा। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, कल्याणम एक्चुअली साउथ में शादी को कल्याणम बोला जाता है, साउथ मतलब मैरिज सेरेमनी को कल्याणम सेरेमनी बोला जाता है। तो ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramtirth, which was near our house. निश्चित रूप से एपीजे मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन बताते हैं कि जब एक्चुअली साउथ में, वहां पे रामेश्वरम में हर साल सीता और राम की शादी की सेरेमनी मनाई जाती है। तो उस सेरेमनी में इनका जो परिवार था वो भगवान की मूर्ति ले आने के लिए नाव का प्रबंध करता था। और मूर्ति मंदिर से लेकर के जहां शादी होनी होती थी, और शादी कहाँ थी, एक तालाब के बीच में होती थी। और वो तालाब जो था जिसका नाम था रामतीर्थ, ये इनके घर से थोड़े दूर पे था। तो उस मंदिर से तालाब ले जाने के लिए मूर्ति को इनका परिवार जो था वो नाव की व्यवस्था करता था, और उसमें एक विशेष बेहतरीन तरीके का प्लेटफॉर्म यानी चबूतरा बना करके उस पर मूर्ति रख करके और बड़े सम्मान के साथ इसमें सहभागिता निभाता था। यानी कि इस तरीके से हमें ये जानने को मिला कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो परिवार था, मुस्लिम होते हुए भी धार्मिक रीति रिवाजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। यहां पे देखिए, ये नाव की व्यवस्था इनके परिवार के द्वारा की जाती थी, जिसपे मूर्ति को रख करके ले आ जाता था, ले जाया। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफेट यानी पैगंबर साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब। तो इवेंट्स फ्रॉम द रामायण and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our home. अब रात को बेड टाइम यानी कि सोते समय मेरी माता जी, मेरी दादी रामायण की जो घटनाएं थी या जो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो जीवन से संबंधित कहानियां थी वो हमको सुनाया करते थे। जब हम लोग सोने जाते थे तो परिवार के हम जो सभी जो बच्चे थे उनको माता जी के द्वारा, दादी के द्वारा रामायण की कहानियां सुनाई जाती थी, पैगंबर मोहम्मद की कहानियां, उनके जीवन से संबंधित कहानियां सुनाई जाती थी। लेकिन वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। एक दिन की घटना का जिक्र करते हुए एपीजे बताते हैं कि जब वो क्लास 5th में थे, रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में, जब वो क्लास 5th में थे, तो उनके क्लास में एक नए टीचर पढ़ाने के लिए आए। क्या हुआ? आई यूज्ड टू बी वियर अ कैप व्हिच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। एपीजे बताते हैं कि मैं एक टोपी पहना करता था जो मुझे मुस्लिम होने का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करती थी। अर्थात जब ये टोपी लगाते थे देखने से लग जाता था कि ये मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री हु वोर अ सीक्रेट थ्रेड, पवित्र धागा यानी कि जिसको हम लोग जनेऊ बोलते हैं। तो ये टोपी पहना करते थे और हमेशा आगे वाली सीट पे रामानंदा शास्त्री के बगल में बैठा करते थे, और रामानंदा शास्त्री था वो जनेऊ धारण करता था। देखिए एकता कितनी थी दोस्तों के बीच में कि
एक दोस्त टोपी पहन के बैठा हुआ है और जस्ट बगल में कट्टर हिंदू होने के बावजूद, देखिए जनेऊ धारण करने के बावजूद अगल बगल बैठे हुए। तो जब नए टीचर आए तो क्या हुआ, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमच अ हिंदू priest son sitting with a Muslim boy। अब जो नए टीचर थे उनको कुड नॉट स्टोमच यानी कुड नॉट टॉलरेट, यह चीज बर्दाश्त नहीं हुई, इस चीज को वह सहन नहीं कर सके कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम बच्चे के बगल में बैठा हुआ है। ये बात उनको खटक गई, उनको अच्छी नहीं लगी बिल्कुल। तो इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench। जो एक्चुअली उस समय की सामाजिक जो रैंकिंग थी, जो दर्जा था, सामाजिक जो दर्जा था, एक्चुअली रामेश्वरम में सोशल जो रैंकिंग बहुत ज्यादा थी। सोशल रैंकिंग यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच का जो अंतर था उसका वहां पे बहुत ज्यादा महत्व था रामेश्वरम। तो नए टीचर ने जब देखा कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़के के बगल में और हिंदू लड़का ब्राह्मण लड़के के बगल में बैठा हुआ है, तो उनको ये बात पची नहीं। सामाजिक रैंकिंग के हिसाब से, सामाजिक दर्जे के अनुसार से उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर के पीछे वाली बेंच पे बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, इससे मैं दुखी हो गया। एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री, और मेरा मित्र जो था रामानंद शास्त्री वो भी बहुत दुखी हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last। और जब मैं आगे वाली सीट से पीछे वाली सीट पे जाने लगा तो मेरा जो दोस्त था रामानंद शास्त्री वो एकदम सैड यानी डिप्रेस्ड हो गया, उदास हो गया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं उसके बगल से दूर जाकर के कहीं हट के बैठूं, क्योंकि बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी हमारी। तो जब मैं वहां से नए टीचर के आदेश से जब जाके पीछे वाली बेंच पे बैठा तो एकदम वो उदास हो गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। जब मैं लास्ट सीट पे जाकर के बैठने लगा तो वो रोने लगा, और उसके रोने का जो दृश्य था ना, एपीजे बताते हैं कि उसका जो वो रोने का जो दृश्य था उसका मेरे ऊपर अमिट छाप पड़ी। आज भी मुझे याद है वो दृश्य। फिर क्या हुआ, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। यानी कि अब विद्यालय से छुट्टी हुई, हम घर गए और ये जो घटना घटी थी अपने अपने माता पिता को हम लोगों ने बताया। लक्ष्मण शास्त्री यानी कि जो उसके पिताजी थे, जो पुजारी थे, समन्ड द टीचर, उन्होंने समन्ड होता है कॉल्ड, उस टीचर को बुलाया। एक प्रिस्ट होने के बावजूद उन्होंने उस टीचर को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस होता है असहिष्णुता इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। तो मेरे मित्र के पिताजी ने उस टीचर को बुलाया और हम लोगों की उपस्थिति में उन टीचर से कहा कि आप ये जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो निर्दोष, जो छोटे बच्चे, अबोध जो बालक हैं, इनके मस्तिष्क में जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो सामाजिक असमानता है, जो क्रिमिनल यानी जातीय जो असहिष्णुता है, उसको मत भरिए। यानी कि जो जातिगत जो दृष्टिकोण है, विचारधारा है, ऐसा जहर बच्चों के बीच में ना बोइए। ब्लंटली मीन्स होता है डायरेक्टली, सीधे, बिना किसी लाग लपेट के। आस्क द टीचर टू आइदर apology or quit the school and the island। उन्होंने सीधे तौर पे उस टीचर से कह दिया
या तो आप माफी मांगिए या विद्यालय छोड़िए। यहां तक कि द्वीप समूह, रामेश्वरम द्वीप समूह भी छोड़ने के लिए उन्होंने कह दिया बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ कि आपने जो बच्चों के दिमाग में जहर बोने का काम किया है, इसके लिए या तो आप माफी मांगिए या फिर विद्यालय और ये द्वीप समूह छोड़िए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction, यानी कि ओपिनियन, दृष्टिकोण, विश्वास, दृढ़ विश्वास, लक्ष्मण शास्त्री conveyed ultimately reform this young teacher। अब उनके इस सीधे तौर पे स्ट्रिक्टनेस के साथ, सख्ती के साथ लक्ष्मण शास्त्री जी के कहने के बाद उस टीचर ने न केवल अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांगी, पश्चाताप व्यक्त किया, बल्कि इनके इस दृष्टिकोण से उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि बाद में अपने आप धीरे धीरे उस टीचर के अंदर भी काफी बदलाव हो गया, उनके दृष्टिकोण में काफी बदलाव हो गया। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation। segregation means होता है separation, अलगाव of different social groups। कुल मिला जुला करके एपीजे बताते हैं कि जो रामेश्वरम यानी छोटा एरिया था, देव समूह था, वहां की जो छोटी सोसाइटी थी, वहां पे ये जो सोशल ग्रुप था, यानी कि जो सामाजिक जो समूह था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका जो अलगाव था, इसका बहुत महत्व था। वहां पे लोग इसका बहुत ही पालन करते थे। However, my science teacher Shiva Subramanian Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, conservative, रूढ़वादी, traditional wife, was something of a rebel। रेबल मीन्स होता है विद्रोही, यानी कि विरोध प्रकट करने वाला, जो सहमत ना हो। तो रामेश्वरम में जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन एपीजे बताते हैं कि उनके जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो कट्टर ब्राह्मण होने के बावजूद, रूढ़वादी ब्राह्मण होने के बावजूद, और उनकी जो पत्नी थी वो तो एकदम ट्रेडिशनल, परंपरागत कट्टर थी, इसके बावजूद जो साइंस टीचर थे वो इस कट्टरता को नहीं मानने वाले थे, अलग टाइप के इंसान थे। He did his best to break social barriers। ये जो सामाजिक जो बैरियर्स था, भेदभाव था, उसको मिटाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। So that the people from varying backgrounds could mingle होता है interact with each other easily। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि जो विभिन्न सामाजिक दर्जे के जो लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये लोग मिल करके रहें। He used to spend hours with me। एपीजे बताते हैं कि वो हमारे साथ बैठा करते थे, घंटों बिताते थे, एंड would say, और कहा करते थे, क्या कहते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम भी पढ़ लिख करके इतने विकसित हो जाओ कि जिस प्रकार बड़े शहरों के लोग, शिक्षित लोग बैठते हैं, उनके बराबरी में तुम बैठो। क्योंकि एक मुस्लिम के लिए वहां पे ये सामान्य तौर पे संभव नहीं था, लेकिन हमारे साथ बैठते थे, मनोबल बढ़ाते थे, कहते थे कि मैं चाहता हूं कि तुम भी पढ़ लिख करके और इस स्तर का व्यक्ति बनो कि जैसे बड़े शहरों के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके बराबर में तुम्हारा स्थान हो। One day he invited me to his home for the meal। एक दिन उन्होंने मुझे दावत पे अपने घर बुलाया, खाने पे मुझे अपने घर बुलाया। His wife was horrified, भयभीत होना,
at the idea of Muslim boy being invited to the dinner in her ritually pure kitchen, धार्मिक विधि विधान से शुद्ध किया हुआ किचन। अब मेरे साइंस टीचर ने मुझे दावत पे बुलाया, खाने पे बुलाया, लेकिन उनकी पत्नी उनके इस विचार से काफी भयभीत थी, आश्चर्यचकित थी। ये सोच करके आश्चर्यचकित थी कि जो उनका किचन काफी विधि विधान से एकदम शुद्ध किया हुआ है, उसमें कोई मुस्लिम लड़का भोजन पे दावत के लिए इनवाइट किया गया है, खाने के लिए बुलाया गया है। ये बात उनको बिल्कुल नागवार बुझी, क्योंकि काफी वो कट्टर लेडीज थी, धर्म के प्रति काफी अपने समर्पित थी। तो उनको ये मंजूर नहीं था, उनको ये स्वीकार नहीं था कि कोई मुस्लिम लड़का आकर के उनके किचन में खाना खाए। She refused to serve me in her kitchen. उन्होंने अपने किचन में, अपने रसोई घर में मुझे खाना सर्व करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। मुझे खाना परोसने से उन्होंने मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर was not perturbed. perturbed यानी अपसेट होना। अपनी पत्नी के इस क्रियाकलाप से, इस व्यवहार से मेरे जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और न ही वो अपनी पत्नी से नाराज हुए। अपनी पत्नी के खाना परोसने यानी कि भोजन सर्व करने से मना करने के बावजूद मेरे साइंस टीचर ना तो परेशान हुए और ना अपनी पत्नी से नाराज हुए। क्या किया उन्होंने? बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ से खाना सर्व कर दिया। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे बगल में खाना खाने के लिए बैठ गए। अब लीजिए, उनकी पत्नी ने खाना सर्व करने से मना कर दिया और वो न केवल खाना परोसे बल्कि मेरे बगल में बैठ करके खाना खाने लगे। His wife watched us from behind, उनकी पत्नी from behind the kitchen door, किचन के रसोई घर के दरवाजे के पीछे से ये सब देखती रही। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after that. एपीजे बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ये ध्यान से देख रही थी कि मैं किस प्रकार खाना खाता हूं, पानी पीता हूं या खाना खाने के बाद फर्श साफ, यानी वो ये देखना चाहते थे कि उन लोगों के खाने के तरीके में, पानी पीने के तरीके में और हमारे खाने के तरीके, पानी पीने के तरीके में कितना डिफरेंस है। तो उसको बड़ी क्लोजली, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर क्या हुआ? When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. आप सुन लीजिए। और जब मैं खाना खा करके उनके घर से आने लगा तो मेरे जो साइंस टीचर थे श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने मुझे फिर अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक में के लास्ट में मुझे फिर खाने के लिए इनवाइट किया, मुझे दावत पे फिर इनवाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, हेजिटेशन होता है हिचकिचाहट, डाउट, संदेह। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। अब चूंकि उनकी पत्नी के इस व्यवहार को देख करके हमारे अंदर एक हिचकिचाहट थी, तो मेरी हिचकिचाहट को भांप गए थे, ऑब्जर्व कर लिए थे। तो मेरी हिचकिचाहट को ऑब्जर्व करके, भांप करके उन्होंने कहा कि अपसेट ना हो, परेशान नहीं हो। उन्होंने कहा कि कलाम तुम बिल्कुल परेशान ना हो। क्या कहते हो? उन्होंने परेशान होने से मना किया। उन्होंने कहा once you decide to change the system
यदि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किसी व्यवस्था को बदलना है, ये जातिगत जो भेदभाव है इसको मिटाना है, तो सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। तो इस तरह की जो समस्याएं तो आती रहेंगी, एंड यू हैव टू फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इस तरह की समस्याएं तो आती रहेंगी और तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। कन्फ्रंटेड यानी कि फेस, सामना करना। तो उन्होंने ये कहते हुए मुझे परेशान होने से मना कर दिया कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, ऐसी समस्याएं तो जीवन में आएंगी, और यदि आप इस तरह की व्यवस्था को मिटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आपको ऐसी समस्याओं से जूझना सीखना पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiva Subramanian Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अब देखिए इसके बाद बदलाव क्या हुआ। जब अगले सप्ताह, अगली वीक यानी नेक्स्ट वीक में जब मैं अपने साइंस टीचर के वहां फिर दावत पे गया, तो उनकी पत्नी मुझे स्वयं किचन में लेके गई। उन्होंने अपने हाथ से खाना सर्व किया, अपने हाथ से खाना परोसा। फिर क्या हुआ? Then the second world war was over. तो ये तो बदलाव रहा, अपने हाथ से उन्होंने खाना देखिए परोसा बैठकर। और इसके पहले जब दावत पे आए थे तो क्या हुआ था? उन्होंने खाना सर्व करने से मना कर दिया था। तब मेरे साइंस टीचर ने मुझे खाना न केवल सर्व किया बल्कि मेरे बगल में खाना खाया। लेकिन अब जब सेकेंड टाइम, एपीजे बताते हैं कि जब सेकेंड टाइम मैं आया तो उन्होंने स्वयं अपने हाथ से खाना सर्व किया। आगे क्या होता? देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, द्वितीय विश्व। कब समाप्त हुआ? 1945 में। एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट अबाउट टू हैपन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो भारत भी स्वतंत्र होने वाला था, यानी भारत को भी अब स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी, बापू जी ने घोषणा किया कि अब जो इंडियंस हैं अब खुद अपना भारत बनाएंगे, खुद का भारत बनाएंगे। अभी तो सब गुलाम, अभी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन अब अपने भारत का निर्माण करेंगे, ऐसा गांधी जी ने घोषणा किया था। The whole country was filled with an unprecedented मीन्स होता है अभूतपूर्व, यानी जैसा कभी न किया गया हो या जिसके बारे में कभी ऐसी उम्मीद न की गई, अभूतपूर्व। So the whole country was filled with an unprecedented optimism, आशा, hope, प्रसन्न। पूरे देश में एक अभूतपूर्व आशा जगी थी, सबके अंदर प्रसन्नता थी कि हमें भी स्वतंत्रता मिलने वाली। एपीजे बताते हैं कि आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम को छोड़ने के लिए अनुमति मांगी। क्यों अनुमति मांगी? क्यों? टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। एक्चुअली एपीजे बताते हैं कि वे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यानी कि रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो रामेश्वरम से दूर था, वहां पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे, पढ़ने के लिए जाना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने अपने पिताजी से वहां जाने के लिए परमिशन मांगी। इनके पिताजी ने क्या कहा? He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull, seagull एक चिड़िया है, पक्षी है, बहुत आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ती है, not fly across the sun alone and without a nest.
तो जब मैंने अपने पिताजी से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पढ़ने के लिए जाने हेतु परमिशन मांगा, तो उन्होंने कहा सोचते हुए कि अब मैं जानता हूं कि अब तुम बड़े हो रहे हो, क्या तुमने कभी शेबुल को उड़ते हुए देखा है? आसमान में सूर्य के पास उड़ते हुए चले आते, अकेले, उसका कोई घर नहीं है, कोई नेस्ट नहीं, कोई घोंसला नहीं। तो यदि तुम चाहते हो कि तुम आगे बढ़ो तो उसी प्रकार उस चिड़िया से सीखो और अकेले उड़ो। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother। आप देखिए यहां पे हेजिटेंट मदर, पिताजी ने तो ऐसा कह दिया, मनोबल भी बढ़ा दिया, लेकिन माता जी के अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। तो माता जी के हिचकिचाहट को दूर करने के लिए उन्होंने खलील गिब्रन की कुछ पंक्तियां कोट की सुनाई। क्या सुनाया उन्होंने? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। मेरी माता जी से उन्होंने कहा कि आपके जो बच्चे हैं ना, वो आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ये जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं, ये जीवन की इच्छाओं के बच्चे हैं। ये जीवन रूपी इच्छा के पुत्र और पुत्रियां। आप इन्हें पैदा तो की, लेकिन इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी विचारधारा है। आप इनको, इनकी सोच को आप रोक नहीं सकते, आप इनके लक्ष्य को प्राप्त करने से मना नहीं कर सकते। आगे क्या उन्होंने कहा? दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से कहा कि ये जो बच्चे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया यहां पे कि योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रंस, आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं। निश्चित रूप से दे कम थ्रू यू, वो आपके माध्यम से तो आते हैं, यानी माता पिता के माध्यम से पैदा तो होते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो आपसे नहीं है। यू में गिव देम योर, आप उन्हें अपना प्रेम स्नेह दे सकती हैं, बट नॉट योर थॉट, लेकिन अपने विचार नहीं थोप सकती। प्रेम स्नेह मोहब्बत ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, लेकिन विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके खुद के अपने विचार होंगे। ये जो पंक्तियां हैं ये एक्चुअली खलील गिब्रन की फेमस जो पोयम है योर चिल्ड्रन, उससे लेकर कोट की गई थी। तो इसको मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को